हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में क्या हमने पढ़ा था एक बार रिवाइज कर लेते। तो बच्चों देखो, लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे पीएच स्केल के बारे में, है ना। पीएच क्या है? एक यूनिवर्सल इंडिकेटर हम कह सकते हैं। पीएच का यूज हम सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के पीएच को जानने के लिए, पीएच वैल्यू दिखाता क्या है, किसी सॉल्यूशन का एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर के बारे में बताता है। ठीक है, दूसरी चीज हमने ये डिस्कस की थी अपने लास्ट लेक्चर में कि ये जो पीएच है ये हमारी डेली लाइफ में कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहां पर हमने देखा कि सबसे पहले अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई जाती है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनडाइजेशन की वजह से, यानी कि अपच की वजह से या सही से पाचन ना होने की वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा अगर हमारे स्टमक में बढ़ जाती है तो क्या करना है? देखो, एसिड की मात्रा बढ़ रही है इसीलिए एसिडिटी होगी। तो क्या करेंगे हम? हमें कोई बेस लेना है। ठीक है, बेस को एसिड के साथ मिलाएंगे, यानी कि वो बेस हम ड्रिंक करेंगे या पियेंगे जो भी है, तो वो एसिड के साथ जब मिलेगा तो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, एसिड का इफेक्ट जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो हमें रिलीफ मिल जाएगा एसिडिटी से। क्लियर है? ठीक है, तो एक पॉइंट तो हमने ये पढ़ा था। तो कौन से बेस का उपयोग करते हैं बच्चों हम एसिडिटी को कम करने के लिए? तो कुछ एंटासिड्स होते हैं, उन्हें एंटासिड्स कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको दूध या मैग्नीशिया भी कहा जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हेल्प करता है ठीक है, एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए। इसके अलावा हमने बात की कि चींटी अगर डंक मार देती है या कोई बी है, मक्खी है, मधुमक्खी है, वो अगर डंक मारती है तो तभी भी हमें क्या होने लगता है? पेन होने लगता है, अनईजी फील होने लगता है। ठीक है, डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। ऐसा किस वजह से? क्योंकि जो बी है या जो एंट है उसका जो डंक है, वो जो स्टंग है, उसमें क्या रहता है? उस स्टिंग में रहता है फॉर्मिक एसिड। वो क्या करती है? हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है। ठीक है, तो क्या करती है? वो अपने डंक से फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है। जब एक एरिया में जहां पर वो काटती हैं, जहां पर वो एसिड इंजेक्ट करती हैं, वहां पर एसिड की वजह से क्या होने लगता है? पूरा एरिया रेड होने लगता है, हमें वहां पर जो है पेन होने लगता है, अनईजी फील होने लगता है। तो फिर हम क्या करते हैं? वहां पर कोई माइल्ड बेस रब कर देंगे। ठीक है, मान लो इस एरिया पर किसी हनी बी ने या किसी भी एंट ने, चींटी ने काटा है इस एरिया पे। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरे एरिया में क्या होने लगेगा? ये रेडनेस आ जाएगी। दूसरा, एकदम से बर्निंग पेन होने लगेगा, हमें अनईजी डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगेगा। ठीक है, पेन तो महसूस हो गई ही। तो हमें क्या करना है? कोई भी माइल्ड बेस इसके ऊपर रब कर देना है। माइल्ड बेस कुछ भी हो, जैसे बेकिंग सोडा है या कैलामाइन पाउडर है, तो कोई भी माइल्ड बेस इसके ऊपर क्या कर लेना है? रब कर लेना है। माइल्ड बेस को रब करने से क्या होगा? वो जो एसिड इंजेक्ट किया गया है, बेस उसके साथ मिल करके क्या कर लेगा? एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारा जो पेन है वो चला जाएगा, हमें रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा हम साबुन का उपयोग भी कर सकते हैं, साबुन से अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि साबुन में भी क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, बाकी हमने निटल प्लांट की बात की थी कि निटल प्लांट की लीफ में भी क्या होती है? एसिड होती है। जब वो हमें कहीं पे किसी बॉडी पार्ट पे टच होती है तो हमें फिर झंझनाहट, पेन होने लगता है। फिर हम क्या कर सकते हैं? डॉग प्लांट की जो लीव्स है उससे रब कर लेते हैं, उसमें होता है बेस, जिससे कि क्या होता है? एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इतना लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो रिवाइज भी हो गया है। एक बार जो और टॉपिक भी हमने पढ़े थे अपने लास्ट लेक्चर में, उसे भी आप देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, साथ साथ फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। रिवाइज कर लीजिए आप इन टॉपिक्स को। टूथ डिके के बारे में बात की थी, है ना, कि एसिड क्या करता है? टूथ को डिके भी करता है, यानी कि दांतों में सड़न भी करता है। ठीक है, क्योंकि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो वो ब्रेक डाउन होते हैं, बैक्टीरिया उनको ब्रेक करते हैं, तो वो एसिड छोड़ते हैं। ठीक है, उस एसिड से क्या होता है? दांतों में कोरोजन हो सकता है, दांत कोरोड हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या करना है? कोई भी बेसिक टूथपेस्ट है उससे अपने दांतों को साफ कर लेना है, वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लेंगे और टूथ डिके से हमें प्रिवेंट करेंगे। बाकी नेटर लीव्स के बारे में बात की थी, डॉग प्लांट को रब करके के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। बाकी हनी बी है, हनी बी के स्टंग से
बचने के लिए, स्टिंग से बचने, डंक से बचने के लिए बेकिंग सोडा उस पर अप्लाई कर लेंगे। कैलामाइन पाउडर, जब चींटी काटती है तो कैलामाइन पाउडर भी रिलीव। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। सम नेचुरली अकरिंग एसिड, तो कुछ नेचुरली पाई जाने वाली एसिड, यानी कि जो हमें नेचर में देखने को मिलती है। तो हम जानते हैं भली भांति बहुत सारी नेचुरल एसिड को। जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो बहुत सारे नेचुरल एसिड को हमने डिस्कस किया था। हाँ, उसको हमने लिखा नहीं था लेकिन डिस्कस किया था। जैसे हमने कहा कि एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये अलग अलग एसिड्स हैं जो नेचुरल ही अकरिंग है, यानी कि नेचुरल से नेचर से हमें मिलती है, किसी नेचुरल सोर्स से हमें मिलती है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, बात करते हैं विनेगर की। विनेगर क्या होता है बच्चों? विनेगर यानी कि सिरका, ठीक है। सिरके में पाई जाती है एसिटिक एसिड। ऑरेंज यानी कि संतरा, इसमें पाई जाती है सिट्रिक एसिड। और जो भी हमारे खट्टे फल होते हैं उनमें भी सिट्रिक एसिड पाई जाती है, जैसे कि लेमन है, ठीक है। लेमन में भी देखो, लेमन है, नींबू है, नींबू में भी सिट्रिक एसिड पाई जाती है। टैमरिंड की बात करें, टैमरिंड यानी कि इमली, इमली में पाई जाती है टार्ट्रिक एसिड। इमली के अलावा बच्चे जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होते हैं, अंगूर में भी टार्ट्रिक एसिड पाई जाती है। टोमेटो की बात करें, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड पाई जाती है। टोमेटो के अलावा जो स्पिनिच होता है, स्पिनिच में भी ऑक्सैलिक एसिड ही पाई जाती है। एंट स्टिंग, नीटल स्टिंग या बी स्टिंग, तीनों स्टिंग में फॉर्मिक एसिड या हम कहें मेथेनोइक एसिड पाई जाती है। क्लियर? चलिए, एसिड्स इन अदर प्लैनेट, अदर प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। हम कौन से प्लैनेट में रहते हैं? हम तो अर्थ में रहते हैं। चलिए, तो कोई और अदर प्लैनेट, हमारे पास बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। सारे प्लैनेट्स आपको याद तो होंगे ही। माय वेरी एक्सीलेंट मॉम जस्ट सर्व अस नूडल्स, ठीक है। प्लीज, पहले पी भी था, प्लूटो, उसको अब बाहर कर दिया गया है। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे हमारे क्या हैं? अदर प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद होगा ही, बचपन में याद करते थे ना इस तरीके से, मेमोनिक्स बना करके। चलिए, द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो वीनस है उसका जो एटमॉस्फेयर है वो बना हुआ है थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड से। किसके? सल्फ्यूरिक एसिड से। तो वीनस किससे बना हुआ है? एसिड से बना हुआ है। हम कह सकते हैं उसका एटमॉस्फेयर बना हुआ है एसिड से। इस तरीके से वीनस दिखता है, जो आपको उसको बाहर एटमॉस्फेयर भी दिख रहा है। क्लियर है? इस तरीके से देखो, थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड के बारे में बात की। तो आप जैसे अपने नॉर्मल फूड की बात करें, जैसे हम कर्ड की बात करें, तो कर्ड में पाई जाती है लैक्टिक एसिड, ठीक है। कौन सी एसिड? लैक्टिक एसिड। तो कम से कम 5 से 7 एसिड आपको याद होनी चाहिए, आसानी से आप याद कर लोगे। सिट्रिक, फॉर्मिक, मैलिक, ऑक्सैलिक, इसके अलावा एस्कॉर्बिक, टार्ट्रिक, ठीक है। बहुत सारी एसिड्स हैं, लैक्टिक, बहुत सारी एसिड हैं जो आप नोट कर सकते हैं और याद भी रखना है आपको। क्लियर? चलिए, नोट कर लीजिए क्योंकि इसमें कौन सी एसिड पाई जाती है, इससे क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है कि ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि टैमरिंड यानी कि इमली में कौन सी एसिड? टार्ट्रिक एसिड। इसके अलावा आ सकता है कि आंवला है, आंवले में कौन सी एसिड पाई जाती है बच्चों? इसमें पाई जाती है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। आंवले की अगर हम बात करें, है तो सिट्रस फ्रूट लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों, उसमें सिट्रिक एसिड नहीं लिखना है, ठीक है। सिट्रस फ्रूट है लेकिन उसमें पाई जाती है कौन सी एसिड? एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड या हम आंवले की बात करें तो वो एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, ठीक है। तो जो खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी के अच्छे सोर्स होते हैं, जैसे आंवला भी है, ठीक। तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। क्लियर है? या ऐसे भी आ सकते हैं कि एंड स्टिंग या निटल स्टिंग या फिर बी स्टिंग में कौन से एसिड पाए जाते हैं, तो आप लिख लोगे फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड। क्लियर? नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सॉल्ट के बारे में। फैमिली ऑफ सॉल्ट से समझते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने एसिड और बेस पढ़ लिया है, ठीक है। चैप्टर को हमने लगभग
बोल सकते हैं कि 3 पोर्शन में पढ़ना है। तो पहले हमने एसिड के बारे में बात की और बेस के बारे में बात की। एसिड और बेस को जनरली हम साथ में ही पढ़ते हैं। तो एसिड बेस को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब बात करते हैं सॉल्ट के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, सॉल्ट को हम डिस्कस करेंगे। कुछ और टॉपिक पढ़ने हैं, 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा, फिर उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। तो salt having same positive और negative radical belong to a family। तो जिन सॉल्ट का सेम पॉजिटिव या नेगेटिव रेडिकल होता है वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। यहाँ पर भी देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये दोनों ही, इन दोनों का जो पॉजिटिव रेडिकल है वो सेम है, दिख रहा है ना पॉजिटिव रेडिकल, Na और Na सेम है ना दोनों का पॉजिटिव रेडिकल। तो ये दोनों ही एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगे, वो है सोडियम सॉल्ट। वहीं आपको दूसरा दिख रहा होगा NaCl और KCl, है ना, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। तो इन दोनों का जो नेगेटिव रेडिकल है ClCl, नेगेटिव रेडिकल है वो क्या है, सेम है। तो यानी कि ये दोनों भी बिलोंग करते हैं एक ही फैमिली से, जो कि है क्लोराइड फैमिली, ठीक है। समझ में आया, काफी इजी था। तो जिन सॉल्ट का सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल होते हैं वो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्लियर है, इतना ध्यान रखना है। चलिए कुछ सॉल्ट देखते हैं, उनके केमिकल फॉर्मूला देखते हैं और देखते हैं कौन सी एसिड से मिल करके ये दोनों बने हुए। सबसे पहला सॉल्ट है हमारे पास पोटेशियम सल्फेट, K2SO4। K2SO4 बना हुआ है बच्चों H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं सोडियम सल्फेट की, Na2SO4। तो जो सोडियम सल्फेट है ये भी बना हुआ है H2SO4 और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से। क्लियर है। चलो कैल्शियम सल्फेट की बात करते हैं। तो ये कैल्शियम सल्फेट भी क्या है, एक सॉल्ट। अभी तक देखो हमने बात की पोटेशियम सल्फेट की, सोडियम सल्फेट की, कैल्शियम सल्फेट की, ऐसे ही मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सारे क्या हैं, सॉल्ट है। फिर सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, ये सब भी क्या है, सॉल्ट ही है, ठीक है। ऐसा ध्यान रखना है आपको। तो जो कैल्शियम सल्फेट है ये बना है H2SO4 और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अगला है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ये बना हुआ है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर। क्लियर है। चलिए कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट भी हमारा क्या है, सॉल्ट है। किससे मिलकर के बना है, H2SO4 और कॉपर हाइड्रोक्साइड CuH होल ट्वाइस। अगला है हमारे पास NaCl। NaCl जो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ये किससे मिलकर के बनता है, ये बनता है, बहुत इजी है, तो हमें पता है HCl और NaOH, तो काफी इजी है, इसको तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है ना, इसको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, सोडियम नाइट्रेट। तो ये बना है HNO3 और NaOH से मिलकर के। अगला है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये बना है H2CO3 और NaOH से मिलकर के, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड बना हुआ HCl से और अमोनियम यानी कि हाइड्रोक्साइड NH4OH से, ठीक है। तो ध्यान रखने हैं कौन सा सॉल्ट कौन से एसिड और बेस से मिल करके बना है, ये ध्यान रखना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी है, जैसे कि ये है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको सारे ही देख लेने हैं, एक बार अच्छे से देख लेने हैं कौन से एसिड और बेस से वो मिलकर के बने हैं। और फॉर्मूलाज सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए तो क्लियर है, इतना नोट कर लीजिए इसे आप एक बार, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये वाला इजी है, इसलिए यहाँ पे इसको लाइन ऐसे हमने बना दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अलग अलग सॉल्ट की, है ना, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। तो अगर हम पीएच स्केल की बात करें, थोड़ा सा पीएच स्केल को यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो पीएच स्केल जैसा कि हमने देखा है ना, शॉर्ट से यहाँ पे बना लेते हैं, इस तरीके से पीएच स्केल है। यहाँ पर रहता है 14, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 7, ठीक है। इस तरीके से पीएच स्केल होता है। अगर हम यहाँ की तरफ बात करें तो यहाँ की तरफ, यहाँ से आगे यानी कि 7 से आगे की तरफ बेसिक नेचर इंक्रीज होता है,
और 7 से पीछे की तरफ एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, यानी कि 7 से कम जो भी है, हम किसी भी सॉल्यूशन की बात करें, अभी हम सॉल्ट के बारे में बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बस एक पीएच स्केल को जनरली पूरा रिवाइज कर रहे हैं कि क्या हमने पढ़ा था कि 7 से कम अगर पीएच है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। और जितना पीएच ऊपर की तरफ जाता जाएगा, यानी कि 5 4 3 2 1, जितना पीछे की तरफ जाता जाएगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर वही हमने सेम अलग अपोजिट पढ़ा था कि 7 से बाद, यानी कि 8 9 10 11 12 13 14 पूरा क्या होगा, आगे तक बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। तो जैसे 7 से 8 की अगर हम बात करें, पीएच अगर किसी का 8 है और किसी का 9 है तो 9 वाला ज्यादा बेसिक है, 10 वाला 9 वाले से ज्यादा बेसिक है, 11 वाला 10 वाले से ज्यादा बेसिक है। इस तरीके से यानी कि आगे की तरफ बेसिक नेचर बढ़ता है और पीछे की तरफ एसिडिक नेचर बढ़ता है, ऐसा हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो अगर सॉल्ट, अगर ऐसे सॉल्ट, अब बात करते हैं सॉल्ट की, ठीक है, सॉल्ट पर आ जाते हैं। ऐसे सॉल्ट जिनका पीएच है 7, ठीक है, ऐसे सॉल्ट जिनका पीएच 7 है तो वो होंगे हमारे न्यूट्रल सॉल्ट। ऐसा सॉल्ट जिनका पीएच 7 से ज्यादा है, अब पीएच 7 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, 7 से ज्यादा है, 8 9 10 से 14 के बीच में कुछ भी है, तो वो होंगे हमारे बेसिक सॉल्ट। ठीक है, और पीएच जिनका 7 से कम है, जिनका 7 से कम पीएच है, अब वो 7 से कम 6 हो सकता है, 5 4 कुछ भी हो सकता है, 7 से कम जिनका पीएच है वो होंगे हमारे एसिडिक सॉल्ट। इस तरीके से एसिडिक बेसिक सॉल्ट हमारे पास होते हैं। लेकिन ये होगा कब, हमने ये तो देख लिया कि ऐसा होगा, जिनका पीएच 7 होगा वो होंगे न्यूट्रल सॉल्ट, जिनका 7 से ज्यादा होगा वो होंगे बेसिक सॉल्ट, जिनका 7 से कम होगा वो होंगे हमारे एसिडिक सॉल्ट। लेकिन ये होगा कब, जब पीएच 7 होगा या 7 से ज्यादा होगा या 7 से कम होगा, ये डिसाइड कौन करेगा, है ना। ऐसे थोड़ी ना कि हम, हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, हम कहेंगे इसका पीएच 7 है उसका पीएच 7 हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा, है ना। जब पीएच टेस्ट किया होगा तो 7 आया होगा, इस वजह से 7 है ना, हमारे बोलने से 7 नहीं है। पीएच किसी सॉल्यूशन का 7 से ज्यादा आ गया होगा किसी सॉल्ट का, तो हमने कहा कि ये बेसिक सॉल्ट है। लेकिन ऐसा क्यों है कि किसी का पीएच, सॉल्ट तो सारे न्यूट्रल होने चाहिए थे, है ना, जैसा हम सोचते हैं कि एसिड और बेस मिल रहे हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और सॉल्ट बनेगा। लेकिन बच्चों सारे सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होते। हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में जो भी हम पढ़ते हैं वहां पे हम सॉल्ट को न्यूट्रल सब्सटेंस में पढ़ते हैं, सॉल्ट, शुगर, वाटर, इनको न्यूट्रल सब्सटेंस में पढ़ते हैं, लेकिन इन रियलिटी ये न्यूट्रल नहीं होते। डिपेंड करता है, कोई न्यूट्रल भी होते हैं, कोई एसिडिक भी होते हैं, कोई बेसिक भी होते हैं। तो कौन डिसाइड करेगा या किस चीज पर ये डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं जिससे ये बने हुए होते हैं, है ना। ठीक है, हम कह रहे हैं कि आज सब्जी अच्छी बनेगी तो किस पर डिपेंड कर रहा है, सब्जी पर भी तो डिपेंड करेगा। अगर सब्जी एकदम फ्रेश है, ताजी है, तो खाना अच्छा ही बनेगा, अगर एकदम सड़ी गली हुई है तो खाना अच्छा नहीं बनेगा। तो वैसे ही हम कह रहे हैं कि सॉल्ट का नेचर कैसा होगा ये डिपेंड करेगा एसिड और बेस कौन सा है। अगर हमने बच्चों एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया है, एसिड और बेस दोनों ही अगर स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट बनेगा वो एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। लेकिन अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जो सॉल्ट बनेगा उसमें क्या होगा, जो एसिड वाला फैक्टर है वो डोमिनेट करेगा, तो एक एसिडिक सॉल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से बनेगा एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, अगर हम कहें कि एसिड जो है वो वीक है लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग है तो डोमिनेट कौन सा करेगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा, बेस स्ट्रॉन्ग है तो एक सॉल्ट जो बनेगा वो बनेगा बेसिक सॉल्ट। ठीक है, उसका जो पीएच होगा वो 7 से ज्यादा होगा। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं अलग अलग सॉल्ट। तो यहाँ पर वही पॉइंट्स है, उन्हीं पॉइंट पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल, दैट इज पीएच इज इक्वल टू 7। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है उनका जो सॉल्ट बनेगा वो होगा न्यूट्रल। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, बेस क्या है, वीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है। ठीक है, तो कैसा बनेगा, सॉल्ट जिसका पीएच होगा 7 से कम। ठीक है, पीएच क्या होगा, 7 से कम, वो होगा एसिडिक सॉल्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास और एसिड वीक है, एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, यानी कि पीएच होगा वो होगा 7 से ज्यादा, है ना, ग्रेटर देन 7, तो ये होगा हमारा एक बेसिक सॉल्ट। ये एसिडिक सॉल्ट पीएच 7 से कम, बेसिक सॉल्ट पीएच 7 से ज्यादा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बहुत इजी सा टॉपिक है। चलिए, तो पीएच ऑफ सम सॉल्ट सैंपल
soluble in distilled water and the acid and base used in the form are given। तो कुछ सैंपल यहाँ पर दिए गए हैं, उन सैंपल वो जो सॉल्ट है उनका, वो जो सॉल्ट है उनका पीएच यहाँ पर दिया गया है और साथ में दिया गया है कि कौन सा एसिड और बेस से मिलकर के वो बने हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, सोडियम क्लोराइड जिसको हम कहते हैं NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हम इनके पीएच की बात करें तो देखो सोडियम क्लोराइड का पीएच है 7, यानी कि ये पक्का एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बना होगा। तो हाँ बिल्कुल, ये बना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट, इसका पीएच भी क्या है 7 है पोटेशियम नाइट्रेट का। तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड जो है नाइट्रिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर के बना हुआ है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का पीएच भी 7 है, ये भी HCl और AlOH होल ट्वाइस से बना, होल थ्राइस, होल ट्वाइस होल थ्राइस से मिल करके बना हुआ है, तो इसीलिए ये भी क्या है न्यूट्रल है। नेक्स्ट बात करते हैं जिंक सल्फेट की, पीएच 7, ये भी H2SO4 और ZnOH होल ट्वाइस यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड बेस से मिल करके बना। नेक्स्ट हम कॉपर सल्फेट की बात करें तो अगर इसके पीएच की हम बात करें तो इसका पीएच बच्चों क्या है 7 से कम है, 7 से कम है तो ये कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, यानी कि यहाँ पे एसिड तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक, सोडियम एसिटेट की बात करते हैं, अगर हम सोडियम एसिटेट को देखें तो यहाँ पर देखो एक ये वीक एसिड है ना, एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड भी जिसे हम बोलते हैं, लेकिन बेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसा सॉल्ट है हमारा, बेसिक सॉल्ट। नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर भी देखो बेस तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये भी क्या बनेगा, एक बेसिक सॉल्ट। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर भी बच्चों बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये क्या बना रहा है, ये भी एक बेसिक सॉल्ट ही बना रहा है। ठीक, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए तो टेबल आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कुछ केमिकल्स की बात करेंगे। Common salt, that is sodium chloride NaCl, is a neutral salt formed by reaction HCl and NaOH solution। तो पहला जो लाइन है वो तो इजी है, हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट है वो बना है HCl और NaOH से। NaCl is separated from sea water containing many salt। तो NaCl को समुद्र के पानी से सेपरेट किया जाता है जिसमें और भी कई सारे सॉल्ट होते हैं। ठीक है, डिपॉजिट ऑफ लार्ज क्रिस्टल ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट। तो लार्ज क्रिस्टल ऑफ सॉलिड सॉल्ट भी कई सारे पार्ट्स में पाए जाते हैं। दीज आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज, दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट, और वहां से हमें रॉक सॉल्ट भी मिलते हैं। ये ब्राउन होते हैं क्योंकि इनमें कई सारी इम्प्योरिटीज होती है, इन्हें कहा जाता है रॉक सॉल्ट। आगे बढ़ते हैं, दीज आर देयर आर बेड ऑफ रॉक सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बायगॉन एजेस ड्राइड अप। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल। तो रॉक सॉल्ट को भी कोल की तरह ही माइन किया जाता है। ठीक है, जैसे खुदाई करके हम कोयला निकालते हैं वैसे ही रॉक सॉल्ट भी ऐसे ही माइन करके निकाला जाता है। कॉमन सॉल्ट इज यूज इन फूड, जैसे हम जानते ही हैं कॉमन सॉल्ट तो फूड में यूज किया ही जाता है। इट इज ऑल्सो अ रॉ मटेरियल टू मेक सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, एक रॉ मटेरियल भी है जिससे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारी चीजें भी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये यूजेस लिखे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। कॉमन सॉल्ट फूड में यूज होता है, इसे रॉ मटेरियल जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। क्लियर है, नोट कर लीजिए इतना। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।